So in second year Pakistan studies, we have this chapter number 8, that is Pakistan and the Committee of Nations. In this chapter, we are going to discuss about the relationship of Pakistan with other countries of the world and the connection of Pakistan with several different organizations. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि यूएन के पाकिस्तान जो है वो किन किन कमेटी ऑफ नेशंस के साथ, नेशन की कमिटीज़ के साथ मुंसलिक है। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो यूएनओ के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान जो है वो इस तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM का एक हिस्सा है। पाकिस्तान OIC का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। और पाकिस्तान इस तरह से ECO या RCT जिसको कहते थे, इसका भी हिस्सा है। तो UNO क्या है, NAM क्या है, OIC क्या है, ECO क्या है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स आज हम इस चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ पाकिस्तान एंड द कमिटी ऑफ नेशंस, या इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या अहमियत है और क्या इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान को इससे या इंटरनेशनल वर्ल्ड को इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड है जिसमें यहाँ पर लिखा है कि वाई रिलेशंस आर नेसेसरी, कि ये रिलेशंस नेसेसरी क्यों होते हैं, ताल्लुकात ज़रूरी क्यों हैं, कि पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाता है, ताल्लुकात बनाता है। पाकिस्तान क्या कोई भी कंट्री बनाती है, तो वो ताल्लुकात क्यों ज़रूरी हैं। तो इन द मॉडर्न टाइम्स नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन। अच्छा, ये आपके बुक की लाइन्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी हैं। एग्जैक्टली अपनी तरफ से मैं कुछ लाइन नहीं डाल रहा, ठीक है। तो जस्ट रीड कर रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स बोरिंग फील करते हैं PhD को पढ़ना घर पे खुद ही ना, तो वो उसको मैं बता देता हूँ। तो इन द मॉडर्न टाइम्स नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन। जदीद दौर में कोई भी स्टेट, कोई भी रियासत आइसोलेशन में, अलग थलग अलहदगी से नहीं जी सकती। कि अगर कोई कंट्री बिल्कुल आइसोलेटेड रहना चाहती है तो आइसोलेशन पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। जैसे कि अमेरिका हमेशा से चाहती थी कि वो आइसोलेटेड रहे जब वो बनी कंट्री, और जियोग्राफिकली भी हम देखें तो USA जो है वो एक आइसोलेटेड है बिल्कुल, मतलब उसके आसपास और कंट्रीज़ नहीं हैं अमेरिका के। लेकिन उसकी वो आइसोलेशन लंबे अरसे तक नहीं चल सकी। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसने फाइनली क्या किया कि अपनी शिरकत की, और जिसके बाद एक बड़ा इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का, और वो आइसोलेटेड नहीं रह सकी और दुनिया के डिफरेंट पैक्ट्स और डिफरेंट कमिटीज़ का वो हिस्सा बनी। और आज भी आप देखते हैं अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया के आलमी पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। तो कोई भी कंट्री अपनी आइसोलेशन को आज के जदीद दौर में बरकरार नहीं रह सकती। ईच कंट्री हैज़ टू मेंटेन रिलेशंस विद अदर कंट्री। हर कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है। पाकिस्तान हैज़ मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम सुपर पावर राइवलरी। पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन, सियासी ताल्लुकात को बनाया है, बरकरार रखा है सारी दुनिया के अक़वाम के साथ, कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम सुपर पावर राइवलरी। लेकिन वो थोड़ा दूर भी है, फासला भी रखता है कि सर सुपर पावर राइवलरी, जो सुपर पावर्स के बीच में जो दुश्मनी है, मतलब रशिया, अमेरिका, इनके बीच में दुश्मनी है, इससे वो दूर भी रहता है। इससे वो कोशिश करता है कि वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। चूँकि तो हम बाद में देखेंगे कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा भी है, कि सुपर पावर्स के साथ किसी तरह से वो डील नहीं करना चाहता। जैसे हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर, जिसमें बर्ट्रैंड रसल मना कर रहे थे किसी भी ब्लॉक के साथ जुड़ने नहीं, ना अमेरिका के साथ ना रशिया के साथ, न्यूट्रलिटी बरकरार रखने। तो वो न्यूट्रलिटी बरकरार रखता है पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ बीन एक्टिव इन मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ एक्टिव है, जैसे UN, NAM, OIC, ECO, ये 4 जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखे थे, इन 4 को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। आज की क्लास का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। तो सबसे पहले तो सबसे मशहूर है दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है द UN, द यूनाइटेड नेशंस। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में इसी को कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा। UNO भी कहते हैं, UN भी कहते हैं। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द UNO वाज बॉर्न ऑन October 24, 1945। UNO दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में स्टार्ट होकर 1945 में एंड हुई थी, ख़त्म हुई थी UNO। तो UNO उसके बाद बनी ताकि दुनिया में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, तीसरी जंग अज़ीम ना हो सके। तो तमाम दुनिया के कंट्रीज़ के लोग आपस में मिले, प्रेसिडेंट्स, और उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को UN कायम किया। तो ये आजकल सारी दुनिया में 24 अक्टूबर को UN डे के तौर पे
या अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और ये जो यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, दिस इज़ द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपने देखा होगा इस तरह से बना हुआ लोगो कहीं पर। तो ये UN का लोगो है जिसमें दुनिया का पूरा ग्लोब बना होता है और उसके साथ एम्ब्लेम भी इस तरह से मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज़ UNO जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कायम हुई, दूसरे जंग के बाद कायम हुई कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर जब होती है तो सारी दुनिया की कौमें आपस में मिलकर लड़ रही होती हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी ना, वो एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी। एक्सिस पावर्स कुछ ही थी, जो आपको रेड कलर से आपको जो नक्शे में पार्ट दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये जर्मनी का पार्ट है और इस तरह से इटली का पार्ट और यूरोप का, और जो इटली का पार्ट दिख रहा होगा। कुछ कंट्रीज़ हैं रेड वाले जो क्या हैं, जो एक्सेस पावर्स का हिस्सा थे। बाकी जो येलो कलर से जो सारे दिख रहे हैं वो सारे अलाइड पावर्स का हिस्सा थे। तो वैसे भी दिख रहा है कि यार अलाइड पावर्स ज़्यादा थे और सेंट्रल पावर्स एक्सेस पावर्स कम थे। तो जीत किसकी होनी थी भाई? येलो वाले पोर्शन को। तो येलो वाले पोर्शन ने रेड वाले पोर्शन को हरा दिया था, ठीक है। और जो वाइट कलर से जो आपको दिख रहे हैं ना पोर्शंस, वो सारे न्यूट्रल थे। न्यूट्रल मतलब वो किसी भी पोर्शन में नहीं थे। लेकिन देखा जाए तो सारी दुनिया की लगभग 90% हिस्सा तो इन्वॉल्व थी लड़ाई में। तो ये वर्ल्ड वॉर जब होती तो लाखों जानों को नुकसान होता है। तो UN इसलिए बनी थी कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, ऐसी कोई आलमी जंग ना हो जिससे लाखों लोग मर जाएं। तो इस तरह से UN का क्या मौजूद, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, सुना होगा आपने इसका नाम कई बार। UN के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, चूँकि MCQs के वाले से मैं डील कर रहा हूँ। चूँकि क्वेश्चन आंसर तो आप याद कर ही लेते हैं नोट से, लेकिन MCQs के लिए क्या होता है, रीडिंग हैबिट ज़रूरी होती है। तो ये मैं 10 ईयर्स के MCQs की बात नहीं कर रही है, मैं ओवरऑल बुक से जो MCQs निकलने चैप्टर से वहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल मेंबर नेशंस हमारे पास यहाँ पर 193 हैं, 193 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है। वैसे दुनिया में कंट्रीज़ हमारे पास 206 हैं, लेकिन हर कंट्री UN का पोर्शन नहीं है। UN में 206 में से 193 193 मेंबर स्टेट्स उसके हैं जो उसके मेंबर्स हैं, मतलब एक बड़ी तादाद में उसके मेंबर नेशंस हैं। पाकिस्तान भी इटसेल्फ एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द UN। अच्छा, UN के 6 बुनियादी अज़ू हैं, 6 ऑर्गन्स हैं UN के। UN एक बहुत बड़ी तंजीम है, इसके 6 डिपार्टमेंट्स आपके लिए वो हैं, ठीक है। 6 ऑर्गन्स हैं इसके। सबसे मेन ऑर्गन है दैट इज़ जनरल असेंबली, जिसमें सारे कह लो कि जितने भी मेंबर नेशंस होते हैं वो सारे 193 के 193 रिप्रेजेंटेड होते हैं उसके अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल, जिसमें 193 होते हैं, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। सलामती काउंसिल इसको उर्दू में कहा जाता है, उर्दू में इसी को हम लिखते हैं सलामती काउंसिल। 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है ना वो परमानेंट होते हैं, 10 टेम्पोररी होते हैं। 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो क्या होते हैं भाई, टेम्पोररी मेंबर्स हैं। इनके 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो सारे वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जिनको जीत मिली थी, जिसमें USA आ गया, UK आ गया, फ्रांस आ गया, रशिया हो गया और साथ में चाइना। दीज ऑल आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और इन्हीं परमानेंट मेंबर्स के पास कौन सा पावर होता है? एक वीटो पावर होता है। मतलब वो किसी भी मौजू पर किसी भी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं वीटो पावर होने की वजह से। सिक्योरिटी और बाकी 10 टेम्पोररी मेंबर हैं जो टेम्पोररी बेस पर आते हैं, ठीक है। 3 साल के टर्म्स के लिए, वो 2 साल के टर्म्स के लिए आते हैं, 2-2 साल के लिए रखा जाता है। ये दूसरी है। तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथी है ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5वीं है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट असल में न्यूयॉर्क के अंदर पूरी हेडक्वार्टर है, बिल्डिंग है उसकी, सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, इसका सरबराह हेग के अंदर, हेग इज़ द सिटी इन हॉलैंड। हॉलैंड का एक शहर है हेग, उसके अंदर है बैनुल-अक़वामी अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इस तरह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जिसके अलावा और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो UN के लिए काम करती हैं। वो तकरीबन 2 दर्जन तक हैं, बट सारे नहीं याद करने, कुछ याद रख लें। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी सेहत की तंजीम, WHO सुना होगा आपने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, शॉर्ट में क्या कहते हैं, UNICEF। ये बच्चों के लिए काम करती है, वेलफेयर फॉर द चिल्ड्रन इट वर्क्स। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को। यूनेस्को साइंस कल्चर वगैरह की फ़रोख्त के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़,
रेफ्यूजी किसे कहते हैं? रेफ्यूजी का मतलब होता है मुहाजिरीन, जो हिजरत करते हैं ना वो रेफ्यूजी कहलाते हैं। तो जो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग बड़ी तादाद में हिजरत करके जा रहे हैं तो उनके सेटलमेंट का काम UNHCR के अंडर में होता है। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर्स के लिए, मज़दूरों के लिए काम करती है, मज़दूरों की तंजीम है ये ILO। और हमने इंग्लिश में पढ़ा था गुलाम अली अलाना, जी अलाना, जो द लॉस्ट स्टार के पोइट हैं, वो इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो कर्जे देती है कंट्रीज़ को, इसी को वर्ल्ड बैंक को ही इंटरनेशनल बैंक भी कहा जाता है, कर्जा देती है कुछ काम करने के लिए। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको क्या कहा जाता है? IMF। तो ये सब UNO के अंडर में ज़िली इदारे उसके हैं जो काम करते हैं UNO के अंडर में, समझ गए? तो ये इतने सारे इदारे हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का काम और IMF दोनों का काम क्या है? कर्जे देना, टू प्रोवाइड लोन्स। इन दोनों का काम ना, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का काम कर्जे देना है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? गुर्बत ख़त्म करना। किसी भी कंट्री से गुर्बत को, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए वो कर्जे देती है। जबकि IMF का काम गुर्बत ख़त्म करना नहीं है। IMF का काम है किसी कंट्री को स्टेबल करना, उसकी करेंसी को स्टेबलाइज करना, किसी कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए IMF कर्जे देती है। तो दोनों का काम कर्जे देना है। तो बहुत सारे बच्चे ना मिक्स कर देते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF को, उनको लगता है एक ही चीज़ है। ज़्यादातर बच्चों को, बड़ी अलग अलग है। IMF का, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए कर्जे देती है, और IMF क्या करती है? वो करेंसी को स्टेबल करने के लिए किसी कंट्री में कर्जे देती है, ताकि इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर दिया किसी कंट्री। पाकिस्तान जो कर्जे लेते हैं वो IMF से लेता है, IMF से लेता है, जो वापस नहीं करता है, लेता है, ठीक है। तो ये UNO के 6 आपको प्रिंसिपल ऑर्गन्स याद करने, और साथ में जो है वो जो दूसरे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, इनके उसमें किससे सारे बड़े फेमस हैं, FAO, WHO, UNICEF, UNESCO, UNHCR, ILO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे UN के ही इदारे हैं ज़रिए जिसके अंडर में काम करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस उसके बेसिक जितना पेपर के लिए चाहिए उतना बता रहा हूँ, ठीक है। और UNO के पाकिस्तान इसके मेंबर कब बना? तो UNO तो 1945 में कायम हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान जिसके मेंबर बना वो बना कब भाई? 30 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947। मतलब पाकिस्तान अपनी पैदाइश की, अपनी क्रिएशन के 1 महीने के बाद ही 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान UNO का मेंबर बन चुका था, ठीक है। और पाकिस्तान आल्सो हैड द ऑनर ऑफ प्रेसिडाइंग ओवर द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का आपको पता है सालाना इजलास होता है, ईयरली, हर साल इसका एक इजलास होता है। तो हर साल इसका एक इजलास होता है, तो उसमें इजलास के अंदर जो UN जनरल असेंबली जिसको हम कहते हैं, उसका एक सालाना एनुअल मीटिंग्स होती हैं। पूरी दुनिया के जो लीडर्स होते हैं वो मिलते हैं आकर जनरल असेंबली के अंदर। UNGA लिखा होता है, UN जनरल असेंबली। गोल गोल आपने देखा होगा ना कि वो लगे होते हैं, टेबल्स लगी होती हैं, पीछे लोगो भी बना होता है ग्लोब का, दुनिया के, और हर कंट्री के सामने जो है वो उसके कंट्री का नाम प्लेट लगा होता है इस तरह से, और हर कंट्री के लोग आपको उसमें मिलते हैं। तो UN, तो हर जनरल असेंबली के हर इजलास में ना प्रेसिडेंट उसका अलग सेलेक्ट होता है। सदारत जो मतलब हर साल अलग अलग बंदों को मिलती है। तो पाकिस्तान को भी ऑनर मिला है इसकी सदारत करने का। और सदारत पाकिस्तान की किसने की थी? वो जो मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है, तो सर ज़फ़रुल्लाह खान, इन्होंने सदारत की थी, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बीन मैनी टाइम्स अ नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 10 टेम्पोररी मेंबर है, नॉन परमानेंट है। उसमें पाकिस्तान भी कई बार रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एक वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा, जिनका नाम था ज़फ़रुल्लाह खान, इनको सर ज़फ़रुल्लाह खान भी कहते हैं, रिमेन द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 9 ईयर्स। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो मैंने बताया UN के एक ऑर्गन है हॉलैंड के अंदर, बैनुल-अक़वामी अदालत की जो तंजीम होती है इंसाफ की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 9 साल तक क्या थे, ये जज रह चुके हैं सर ज़फ़रुल्लाह खान। काफ़ी पुरानी बात है, स्टार्टिंग के दौर में 1960s में 70s में, तो वो सर ज़फ़रुल्लाह खान है। तो ऐसा नाम नहीं मेंशन था इसमें, इसके अंदर इनका, कि ये मैं नाम अपनी तरफ से डाल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। चूँकि वजह यह है कि असल में सर ज़फ़रुल्लाह खान मुस्लिम लीग के भी एक बड़े मेंबर थे, काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना के हमेशा साथ भी रहा करते थे, दोस्तों में से थे और काफ़ी मशहूर कैरेक्टर हैं। बट ज़फ़रुल्लाह खान ही वॉज एक्चुअली अ कादियानी, ही वॉज एन अहमदी। तो पाकिस्तान के अंदर उनकी, मतलब चाहे वो साइंटिस्ट हो डॉक्टर अब्दुल सलाम, या चाहे वो सर ज़फ़रुल्लाह खान जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी हो, तो कादियानियों को हम इतनी इज़्ज़त नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते उनको, उनके रिलीजियस बिलीव्स की वजह से। इसलिए नाम तक नहीं लिखा गया उनका कहीं पर भी इस चैप्टर के अंदर कि ये थे वो शख्स जो 9 साल तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी थे
और जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी भी दी गई थी इंटरनेशनल लेवल पे। और चूँकि वो कादियानी थे, दैट्स वाई उनके सारी मतलब हमने मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर देते हैं उनकी तमाम एबिलिटीज़ को, जो भी कैपेबिलिटीज़ थी वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गया, वो ज़ीरो हो गया। और ये हमारी सोच है पाकिस्तानी असल में। अब वो सही है कि गलत है मैं नहीं इस पर बात कर रहा, चूँकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बस सोच हमारी यही है। मज़हब की बुनियाद पे देखते हैं कि अच्छा बंदा है कि गलत बंदा है, भले वो काम बहुत बड़ा कर दें, लेकिन चूँकि मज़हब उसका हमारा नहीं है, मेजॉरिटी का नहीं है, तो इसलिए वो गंदा बंदा है, ख़राब बंदा है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो एक मुसलमान थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अच्छे मुसलमान, ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट ही वॉज अ गुड पाकिस्तानी, दैट्स वाई ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन सो मच बिग प्लेटफॉर्म। सो वी नीड टू मेंशन द नेम एटलीस्ट ऑन द बुक विच इज़ नॉट बीन मेंशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक लेक्चर तो मैंने जो बनाया था आपकी क्लास में, वो तो अब तक अनलिस्टेड ही है, उसको लिस्ट में डाल ही नहीं सका उसको, वो अब तक अनलिस्ट ही पड़ा हुआ, मतलब अपलोड नहीं कर सके हम उसको अब तक। तो करेंगे कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो उसको। नॉन अलाइन, अच्छा ठीक है सर, यूएनओ समझ में आ गया सर आपको? यूएनओ क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक और तंजीम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM जिसको हम कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM शॉर्ट में लिखा जाता है इसको। क्या है ये तंजीम? इसका लोगो यहाँ पर जो मैंने पिक्चर में बनाया हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट की, ठीक है। इसमें एक डव बनी हुई है, ये बर्ड है डव, पता है डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, अमन की निशान होती है डव, तो फाख्ता बनी हुई है इसके ऊपर, इसके लोगों में। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है? पीस के लिए है। इट्स फाउंडेशन वर लेड इन अ कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1955 होगा असल में ये, इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडूम। तो बैंडूम के नाम का इंडोनेशिया का एक शहर है जहाँ पर अप्रैल 1955 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। क्यों बनाया गया इसको? अच्छा, इसमें क्यों बनाया गया? अच्छा, इसको बनाने में इंडोनेशिया का बड़ा हाथ था, इंडोनेशिया का हाथ था, और साथ में इंडिया में उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर। तो नेहरू का काम भी बड़ा, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया गया। सेम भाई जो कि पाकिस्तान की किताब है तो उनकी कंट्रीब्यूशन ही डलेगी। तो असल में NAM को बनाने में जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उनका बड़ा हाथ था नॉन अलाइंड मूवमेंट को बनाने में, ठीक है। क्यों बनाई गई थी इसको? द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू दोज कंट्रीज विच लाइक टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम ईच सुपर पावर। इसका सबसे बुनियादी काम क्या था कि हम ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी उन कंट्रीज़ को जो दोनों सुपर पावर, जो कि ये 1955 का दौर है, मैंने आपको बताया था, हर वक्त याद करना है कि 1945 से 1989 ये इसके बीच का एरा हमारे पास कौन सा एरा कहलाता है? कोल्ड वॉर, सर्द जंग। और जिस दौर में दो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपस में मुद्दे मुकाबिल थे, US और साथ में कौन से? USSR, मतलब सोवियत यूनियन, रशिया। तो ये दिस इज़ द कोल्ड वॉर एरा, सर्द जंग जिसमें कहते हैं। तो इस बीच में क्या आता है, कुछ कंट्री US का साथ दे रही थी, कुछ कंट्री रशिया का साथ दे रही थी। तो एक अलाइनमेंट, एक तंजीम बनी इंडोनेशिया के अंदर, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसने कहा कि हम ना रूस का साथ देंगे ना हम अमेरिका का साथ देंगे, हमें किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना, हम अलग रहेंगे। जैसे बर्ट्रैंड रसल ने कहा था ना कि कुछ कंट्री को न्यूट्रल होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो वो कुछ कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की हॉरर से बच सकें, उसकी हौलनाकियों से बच सकें। जैसे भी यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, मसला रशिया यूक्रेन का, टीवी में आप देख रहे होंगे, कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस एंड दैट। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई गई थी कि हम उसमें मिंगल ना करें, हम उसमें टांग ना अड़ाएं उन मसलों पर, ठीक है, हम उससे दूर रहें, पीछे रहें उन मसाइल से। क्या मसला है वैसे रशिया और यूक्रेन का, पता है किसी को? व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू नेशंस? चलो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू नेशन, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा हुआ भी है। देखो, रशिया जब बना था ना तो शुरू में तो रशिया था, रूस 1916 तक तो ऐसे ही रहा, 1916 तक तो ये रशिया था। 1916 में क्या हुआ कि आपको एक पता है कि इंकलाब आया था, रेड रेवोल्यूशन रशिया के अंदर। उस रेड रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? उस रेड रेवोल्यूशन के अंदर क्या चीज़ हो गई थी कि भाई रशिया जो है वो कन्वर्ट हो गया था 1916 में, किसमें? USSR में, सोवियत यूनियन में। और उसने अपने कंट्री के अलावा, रशिया तो था ही, उसके अलावा 14 और कंट्रीज़ को क्या किया था उसने? अपने कब्ज़े में ले लिया था, 14 कंट्री को अलग अलग। उसी में से रशिया ने एक और कंट्री को कब्ज़े में लिया था, उस कंट्री का नाम क्या था? यूक्रेन। और ये सब मिलकर, पूरा 14 कंट्री मिलकर एक सोवियत यूनियन बन चुकी थी। रशिया ने क्या किया था, अपने जितने भी न्यूक्लियर सप्लाईज थी, न्यूक्लियर जो वेपन्स थे, उन सब को उसने यूक्रेन में रख दिया था स्टोर करके।
और कई अरसे तक ऐसा रखे ही रहे वो। बाद में क्या हुआ 1991 में आपको पता है सोवियत अफगान वॉर से जो सोवियत अफगान वॉर हुई जो 1999 में ख़त्म हुई, जिससे रशिया टूट गई और 1991 तक रशिया के सारे जो रशिया जिस कंट्रीज पे कब्जा किया हुआ था वो सब आज़ाद हो गए। यूक्रेन भी आज़ाद हो गई 1991 में। जब यूक्रेन 91 में आज़ाद हुआ तो रशिया ने यूक्रेन से कहा कि भाई चलो ठीक है तुम अपना अलग वतन बन गए हो, अब जो मैंने तुम्हें अमानत रखवाई थी न्यूक्लियर वेपन्स वो वापस करो, ठीक है अब तो मैं तुम्हारी कंट्री का हिस्सा हुई नहीं। तो यूक्रेन ने बोला नहीं भाई मैं ऐसे तो वापस नहीं करूँगा, मुझे डील साइन करनी है। डील मुझे ये साइन करनी है कि भाई कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन दे दूंगा लेकिन बदले में तुम ये मेरा बॉर्डर पार नहीं करना दोबारा कभी, मतलब कभी अपनी फ़ौज को अंदर नहीं डालने देना, तुम मुझे सिक्योरिटी की ज़मानत दो कि तुम एग्रेशन नहीं करोगे, जाहिरियत नहीं दिखाओगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, कहानी तो सुनो। अब रशिया ने कहा चलो ठीक है मान लिया, यूक्रेन ने बोला ऐसे नहीं, यूएनओ के सामने, तो यूएनओ के सामने ये पैक्ट साइन हुआ, मुआहदा हुआ कि भाई यूक्रेन अपने असले इसको दे रहा है सारे अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो उसके थे रशिया के, और रशिया बदले में इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो बात हो गई, उसने दे दिया, वापस हो गई, ख़त्म। जब प्यूटिन आए, जो प्यूटिन आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट है प्यूटिन, जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि अब फाइनली उन्होंने अभी क्या कर दिया कि रशिया को इन्वेड कर दिया, और यूएनओ की जो पॉलिसी बनी हुई थी वो पैक्ट की बिल्कुल मुखालफत कर दी है। और यूएनओ जो है ना वो क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख रहा है तमाशा बैठ कर, क्योंकि यूएनओ किस सिस्टम पर चलती है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो रशिया के पास लाठी है तो भैंस भी इसी की, समझ गए बात, मतलब पावरफुल कंट्री है ना। तो यूएनओ सिर्फ क्या करती है कि भाई जैसे पाकिस्तान नहीं करती है कि को एक तराना बजा देती है कि जा जा इंडिया कश्मीर से निकल जा, तो जैसे इंडिया सुन के निकल जाएगा वहाँ से कश्मीर से कि हाँ भाई बड़ा अच्छा तराना बना है अब हम भाग रहे हैं यहाँ से, नहीं बिल्कुल। यूएन ने क्या किया, यूएन ने जो है वो एक ट्वीट कर दिया कि भाई रशिया इसको स्टॉप करो इस एग्रेशन को जल्दी से, जैसे वो सुन के रोक देगा सारी चीज़ों को। मतलब आप अपनी फ़ौज उतारे ना भाई, नेटो फोर्स आपने किस लिए बनाई, आप उतारे रोके उसको, लेकिन चूँकि पावरफुल है तो फिर बम्बिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दिया, रोका नहीं किया। यही पाकिस्तान आर्मी अगर LOC क्रॉस कर दे 1 इंच भी तो यूएनओ आकर बैठ जाती है कि भाई आप तुमने कश्मीर बॉर्डर क्यों क्रॉस कर दिया, इंडिया वाले पार्ट में क्यों गए, वापस जाओ। कारगिल के अंदर 1965 में हर जगह ऐसे ही हुआ ना भाई। तो ये यूएनओ मतलब बायस कैरेक्टर इसका बहुत ज़्यादा है, बायस मतलब न्यूट्रल नहीं है, देखने में न्यूट्रल लगती है नहीं, सभी को पता है ये बात, असलियत क्या है इसकी, ठीक है। तो ये है असल में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो अभी चल रहा है, क्योंकि रशिया चाहता है यूक्रेन के इलाकों को अपने अंडर में ही ले लेना, क्योंकि रशिया के अंदर बहुत सारे रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उसके रशिया के अंडर में आ जाए, बस ये शॉर्ट में। तो NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट किस लिए बनाई गई थी, ताकि दोनों सुपर पावर से एक डिस्टेंस हो सके, मतलब रशिया और अमेरिका से दोनों में ना मिले। तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो 6 पॉइंट्स थे जो कि उन पर चलते थे। ये 6 पॉइंट्स, उसके मेन पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने होंगे कि द पार्टिसिपेंट कंट्रीज इंडोर्स 5 प्रिंसिपल्स कॉल्ड दैट पंचशैला। पंच मतलब होता है 5, पंचशैला इंडोनेशियन वर्ड है, पंचशैला मतलब 5 प्रिंसिपल हैं, जिन 5 प्रिंसिपल पर चलना होगा किनको भाई, तमाम नॉन अलाइंड मूवमेंट के कंट्रीज़ को। पहला, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सॉवरेनिटी, एक दूसरे की खुद मुख्तारियत का ख्याल रखेंगे, इंडिपेंडेंस का ख्याल रखेंगे। रिफ्रेनमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन, जारियत नहीं दिखाएंगे, उससे दूर रहेंगे, जारियत मतलब अटैक नहीं करेंगे किसी कंट्री पे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर, दूसरे कंट्रीज़ के अंदरूनी मामलात में टांग नहीं अड़ेंगे, जो ना ऐसे नहीं कि घुसेंगे हर कंट्री के अंदर जाके इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है। नॉन अलाइंड मूवमेंट के सारे कंट्री एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, मसावत रखेंगे और आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और अमन के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त भी करेंगे। ये पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे जिन पर चलना था नॉन अलाइंड मूवमेंट के सारी कंट्री को। इंडोनेशिया के अंदर ये बात रखी गई। अब इसकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉन्फ्रेंसेस हुई, अलग अलग ईयर में समिट्स होती थी, इसकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसें होती हैं। तो 9 कॉन्फ्रेंसें इसकी हुई हैं, 9 समिट्स इसके हुए हैं, ठीक है। अब ईयर्स इसमें मैंने टेबल बना दी, ईयर मेंशन कर दिया इसके अंदर। 61 पे फर्स्ट हुए, 64, 70, 74, 76, 79, 83, 86, 89। इसके बाद हर 3 साल में एक बार ये मीटिंग हो जाती है। अब 3 साल में एक बार होती है, देखें 3-3 साल का पैटर्न चल रहा है। शुरू में थोड़ा सा पैटर्न डिस्टर्ब है, नीचे पैटर्न 3-3 साल का पैटर्न चल रहा है। अब किस किस सिटी में हुई, कंट्री कौन सी थी, यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया। ये आपको मैं स्लाइड भेज दूंगा तो आप उसमें देख लेना, मैं एक एक करके डिटेल में नहीं जा रहा। तो जैसे पहले हुई थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी बेलग्रेड में। बेलग्रेड इज़ द सिटी कैपिटल सिटी ऑफ
यूगोस्लाविया। अच्छा, यूगोस्लाविया का नक्शा अगर आप दुनिया के नक्शे पे आप देखेंगे ना, तो यूगोस्लाविया आपको कंट्री नहीं है। यूगोस्लाविया टूट चुकी है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। पहले यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा कंट्री था यूरोप के अंदर। यूगो मतलब होता है साउथ, और स्लाविया, स्लाव एक कौम है, स्लाविक नेशन कौम है। तो साउथ स्लाविया मतलब साउथ स्लाविक स्लैव पीपल के लिए एक पूरी एक कंट्री बनाई गई थी यूगोस्लाविया के नाम से, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्री था जो एक एक करके 1900 के दौर में टूट गए सारे। 1990 के बाद सब टूट गए। अलग अलग कंट्री अब आपको उसमें मिल जाती है यूगोस्लाविया के अंदर। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, ये सब कंट्री का नाम आपने कभी सुना होगा ना। मोंटेनेग्रो, सर्बिया, ये सब कंट्री यूगोस्लाविया के टूटने से बनी है। सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, इस तरह से क्रोएशिया, स्लोवानिया, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, ये सब कंट्री से निकली अलग अलग। तो यूगोस्लाविया पहले एक कंट्री थी, तो वो बेलग्रेड उसका कैपिटल था। अब ये कंट्री दुनिया के नक्शे पे नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट कायरो हुआ, कायरो जिसको उर्दू में कहते हैं काहिरा, जो इजिप्ट या मिस्र का कैपिटल है। उसका अगला लोसाका में हुआ, लोसाका जम्बिया का कैपिटल है। जम्बिया इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका। चौथा हुआ अल्जीर्स में, अल्जीरिया, अल्जीर्स अल्जीरिया का कैपिटल है। अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट कोलंबो में हुआ, कोलंबो आपको पता है श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। अगला हवाना में हुआ, हवाना क्यूबा का कैपिटल है। क्यूबा एक कंट्री है जिसके चे गुवेरा, जिसके बड़े मशहूर चे गुवेरा बड़े मशहूर रेवोल्यूशनिस्ट थे, इसके इनकलाबी थे। तो क्यूबा के शहर हवाना में हुआ। उसका अगला इंडिया में हुआ, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जिम्बाब्वे में हुआ, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, हरारे के अंदर। और लास्ट जो है 1999 में जो बुक के लिहाज से वो यूगोस्लाविया में दोबारा से हुआ, बेलग्रेड के अंदर जो उसका कैपिटल है। तो उसके बाद 1990s के दौर में तो यूगोस्लाविया ख़त्म हो गई। तो इस 1961 में भी ये कंट्री थी, 1999 में भी कंट्री थी, अब नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। मतलब इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप याद करना चाहें तो आप कर लें। अदरवाइज़ मैंने जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि टोटल बुक में आपके 9 समिट्स इसके मैंशन हैं, 1st से लेकर 9 तक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर हो यहाँ पर इसकी लिस्ट है। तो अगर आप इसको चाहें तो घर पर उसको आप याद कर लें। ठीक है, बस में आगे हर 3 साल में एक बार ये हो जाता है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके अलग अलग, तो अलग अलग सिटीज़ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान डिड नॉट ज्वाइन NAM इनिशियली ड्यू टू स्ट्रेन रिलेशंस विद इंडिया अफगानिस्तान। शुरू में जो है ना पाकिस्तान ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। स्टार्टिंग में उसने उसको ज्वाइन ही नहीं किया कि भाई शुरू में, क्योंकि स्ट्रेन रिलेशंस विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो पाकिस्तान ने बोला था कि जिस अलाइनमेंट, जिस तहरीक में भारत है उसको हम शिरकत नहीं करेंगे उसमें। तो शुरू में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में ना, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान वहाँ थे, दोनों से पाकिस्तान को थोड़ा मसला चल रहा था उस दौर में, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंस्टेड इट ज्वाइंट, इसके बरक्स उसने 2 अलग इदारे ज्वाइन किए, 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ज्वाइन कर ली, जो अमेरिका के साथ, मतलब अमेरिका ने बनाई थी। एक है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो शॉर्ट में कहते हैं, SEATO। सीटो ज्वाइन किया। और डिफेंस ट्रीटी विद USA, अमेरिका के साथ एक डिफेंस ट्रीटी का, पाकिस्तान को कभी कोई मसला आएगा तो अमेरिका मदद करेगा, जंग का कोई मसला आएगा तो। सीटो को ज्वाइन किया। और फिर बगदाद पैक्ट को ज्वाइन किया। बगदाद पैक्ट जो आगे जाकर सेंटो बन गया। सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एशियन कंट्रीज़ कुछ मौजूद थी। तो पाकिस्तान सीटो और सेंटो का पार्ट बना, NAM का पार्ट नहीं बना, इंडिया और अफगानिस्तान की वजह से। उसको समझिए कहानी को जरा क्या चल रहा है। 65 और 7, अच्छा ये तो सीटो के जरा लोगो यहाँ पर बनाया गया, लोगो सीटो का इस तरह से था। ठीक है, तो उसमें लोगो था, इसका स्लोगन था कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द पाथवे टू पीस, मतलब कि अमन की तरफ गामजन होने का। जिसमें देखें पाकिस्तान भी दिख रहा है आपको, और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका भी दिख रहा है। झंडे के अंदर आपको न्यूजीलैंड है, या फ्रांस है, या ऑस्ट्रेलिया है, या US है, या इंग्लैंड है। तो इस तरह से थाईलैंड का झंडा है, तो ये फिलीपीन का है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मौजूद थी। पाकिस्तान का फ्लैग और अमेरिका का फ्लैग भी दिख रहा है आपको। तो सीटो सेंटो इनका जो है वो पाकिस्तान मेंबर बन गया। लेकिन 65 और 71 की जब जंग हुई, पाकिस्तान इंडिया जंग आपको पता है 65 की और 71 की हुई थी। इस जंग में USA रिफ्यूज़ टू हेल्प पाकिस्तान। USA ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मतलब इसके खिलाफ बात की, जो उन्होंने एक ट्रीटी बनाई हुई थी। एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ आर्मामेंट्स, और पाकिस्तान को असलहे की फरहमी भी रोक दी उसने। USA तो मक्कार कौम है, तो करेंगे, मक्कारी तो दिखाएंगे। तो पाकिस्तान लेफ्ट सीटो एंड सेंटो। तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई कोई फ़ायदा नहीं अमेरिका के साथ जुड़ के, दोनों को छोड़ दिया, सीटो को भी और सेंटो को भी। इन 1979 पाकिस्तान एक्वायर्ड द मेंबरशिप ऑफ NAM, और 1979 में फाइनली पाकिस्तान नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का हिस्सा बन गया।
मतलब अमेरिका का साथ छोड़कर नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बन गया कि हम अमेरिका और रूस में से किसी का साथ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए नेटो फोर्सेज जो होती हैं उसमें पाकिस्तान की फोर्सेज नहीं होती हैं। ठीक है, पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है उसका। क्लियर है? तो ये मैंने पाकिस्तान के स्टैंड बताया था नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या है। बहुत स्टोरी कहानी है, इसको खुद से लिखने में क्या जाता है, इसको अब याद करने की जरूरत है, इसको तो याद ही नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी चल रही है, बच्चे रट रहे होते हैं बैठ के उसको नोट्स में। ये तो देखो ना, मैं जिस बता रहा हूँ तो आराम से आप एक लॉ क्वेश्चन निकाल सकते हैं इन बातों से, अगर आपको ये बातें पता लग जाए तो। इसके बाद थर्ड हमारे पास इदारा है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी जिसको हम कह रहे होते हैं OIC। तो OIC होता है वो मैं देखूंगा, वो होता है ना OIC देखते हैं, वो OIC ये OIC शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इस्लाम इससे इस्लामिक कंट्रीज इसके अंदर है। इन अगस्त 1969, अगस्त के महीने में 1969 में अ डेलिबरेट फायर डिस्ट्रॉयड सम रेलिक्स ऑफ द ग्रैंड मॉस्क ऑफ जेरूसलम, एक जानबूझ के आग लगाई गई जेरूसलम में। जेरूसलम आपको पता है यरूशलेम को कहते हैं, और जेरूसलम के कहाँ पर है? जेरूसलम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पैलेस्टीन, फ़लस्तीन में, वर्ल्ड। तो पैलेस्टीन के अंदर आपको पता है एक मस्जिद है, मस्जिदुल अक्सा, जो मुसलमानों का किबला अव्वल भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में इसी मस्जिद के थ्रू गए थे, तो आज रात से शुरू हो जाने वाली है शब मेराज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही था ना कि अलग सूरह में भी लिखा है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए। ठीक, तो मस्जिद अक्सा एक बहुत मुसलमानों के लिए बड़ा एक मोतबर एक मकाम था। ठीक है, जहाँ से नबी पाक मेराज ऊपर गए। तो अगस्त 1969 में यहूदियों ने, जीयूज़ ने क्या किया, इसराइलियों ने आग लगा दी इस मस्जिद पे। ठीक है, आग लगा दी गई और एक बहुत धचका लगा मुसलमानों को, इतनी मोजिज़ जगह पर आग लगा दी कि उसकी पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट में। तो जो है वो अंदर से धुआं निकलता हुआ आपको, ये मस्जिद अक्सा है बैक साइड में, तो यहाँ से धुआं निकलता हुआ आपको आग लगा हुआ फील हो रहा है। फिर गाड़ियाँ भी आई हुई आग बुझाने के लिए आप। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक एक वाक़या था। मतलब मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए इसमें कि ये क्या हो गया। मतलब हम इतने ज़्यादा, मतलब मुस्लिम कौमों को शर्मिंदगी हुई कि मतलब मस्जिद को आग लगा दी, इतने पावरफुल हो गए वो। और मुसलमान तो इस चीज़ों पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो कहते हैं भाई आग घर पे आग लगा दो, मसला नहीं है, मस्जिद के कैसे लगा दिया। तो क्या हुआ, 7 मेंबर कमेटी वॉज फॉर्म, 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई, फिर 7 कौमों की। पाकिस्तान वॉज मेंबर ऑफ दिस कमेटी, पाकिस्तान इस कमेटी का मेंबर था। दे डिसाइडेड टू होल्ड अ सेमिनार इन एवरी 3 ईयर्स। और फिर पाकिस्तान, और उन्होंने डिसाइड किया कि हर 3 साल में वो एक सेमिनार करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये तमाम मुसलमान कंट्रीज़ का, ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए। 3 ईयर्स में 1 टाइम ऐसा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान और दुनिया के हर छोटे बड़े ना तहरीक का हिस्सा आपको दिखेगा। अगरचे पाकिस्तान को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते दुनिया में, लेकिन ये बात भी सच है कि जितने बड़े दुनिया में वाक़यात होते हैं ना, कोई भी बड़े मामला होते हैं, पाकिस्तान का नाम उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजी जो उसकी स्टैंड है दुनिया में ना, वो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान से फ़ायदा बहुत कंट्रीज़ ने अपना लिया है, लेकिन वही बात है, पाकिस्तान ने हमेशा एहसान किया है कंट्रीज़ पर, लेकिन उसका बदला उसको नहीं मिला कभी भी। बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हैं, दुनिया भर की मदद पाकिस्तान करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के लोगों की तरह मतलब हाल है कि चले भाई दूसरों का फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन अपना फ़ायदा सोच ही नहीं रहे, अपना नुकसान हो जा रहा है उस चक्कर में। पाकिस्तान ने ऐसा बहुत किया। तो दे डिसाइडेड टू होल्ड अ सेमिनार एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में सेमिनार डिसाइड किया कि होल्ड करेंगे। हेड क्वार्टर्स ऑफ OIC इज़ इन जिद्दा, इसका जो हेड क्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जिद्दा में है। जिद्दा आप जानते हैं सऊदी अरब का सिटी है। और तो ये ऑफिस की पिक्चर है, ये उसकी हेड क्वार्टर्स की। OIC लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, ये उसका ऑफिस है, उसका बाहर का एरिया है, जिद्दा के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर। तो सारे झंडे लगे हुए, उसमें पाकिस्तान का भी झंडा आपको दिख रहा होगा, बाकी कंट्रीज़ के भी फ्लैग्स लगे हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कॉन्फ्रेंस, और OIC का जो सबसे बड़ा अफसर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिसर, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। जैसे UNO का भी सेक्रेटरी जनरल ही होता है और OIC का भी सेक्रेटरी जनरल है। चूँकि ये OIC को ना UNO के बरक्स बनाया गया था, चूँकि UNO फ़लस्तीन के मामले और इन मामले पर बात ही नहीं किया करती थी। तो OIC ने कहा कि भाई वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, चूँकि वो सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो शायद वो अपने ही फ़ायदे सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम मुसलमान अपना अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं OIC के नाम से, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जाए। ठीक है, तो ये फिर इस तरह से बनी। और इसके भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुए, हर 3 साल में एक बार, जैसे मैंने बताए हुए। तो इसके 12 बार इसके अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुए, 12 टाइम्स हुए इनके कॉन्फ्रेंसेस। एयर में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, हर 3-3 साल बाद 3-3 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। मंथ और एयर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इस टेबल के अंदर। सिटी किस शहर में हुए, कंट्री कौन सा था और कितने नेशंस ने उसको रिप्रेजेंट किया वो भी है, कितने नेशंस उसमें थे। तो एक एक करके ना बढ़ रहे हैं, शुरू में 24 थे, फिर 40 हुए, 42, 45,
तो एक एक करके ना मतलब मेंबर्स बढ़ने शुरू हो गए इसके अंदर ना, हर साल कुछ मेंबर, हर 3 साल बाद मेंबर्स बढ़ जाते थे। तो बुक में जितने मेंबर्स लिखेंगे मैंने उसके लिखे, बाकी के मेंशन नहीं था तो मैंने भी नहीं लिखे, बुक में नहीं था, दैट्स वन। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा की ऐड करें इसके, दैट्स वन। तो पहले कॉन्फ्रेंस रबात में हुआ। रबात इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो मोरक्को या मराकिश जिसको कहते हैं उर्दू में, मराकिश में हुआ। दूसरा लाहौर में हुआ था पाकिस्तान में 1974 में। जो सेकंड सुमित कॉन्फ्रेंस थी ना, तो वो लाहौर में हुई थी इसकी। और लाहौर अगर आप कभी आप जाएंगे ना तो इस तरह का एक मीनार आपको मिलेगा, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड सुमित मीनार। सुमित मीनार यादगार है, मेमोर है किसकी, इसी सेकंड कॉन्फ्रेंस की, जब दुनिया भर के मुसलमान लीडर्स आकर इस लाहौर में जमा हुए थे। तो सेकंड वाला लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में एक ही हुआ है बस 1974 में। उसके बाद पाकिस्तान के हालात ऐसे रही नहीं कि किस तरह इतना बड़ा कोई कॉन्फ्रेंस कराया जा सके, क्योंकि फिर वो पीस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वगैरह ना ख़राब हो गई। अब जाकर फिर बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो फिर कल जाकर फिर ऑस्ट्रेलियन टीम भी पाकिस्तान के विज़िट कर ली है, अब मैचेस शुरू होंगे। ये बड़ी बात है पाकिस्तान के, लेके बड़ी टीमें भी अब आ रही हैं। PSL भी हो गया अच्छी तरह से, अल्लाह का मेरे को मसला नहीं पेश आया इतना ज़्यादा, मतलब क्रिकेट भी की वापसी भी हुई और अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। नेक्स्ट ताइफ में उसके बाद हुआ। ताइफ आपको पता है सऊदी अरब का शहर है ताइफ, यहाँ पर हुआ। ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए थे ना, ताइफ का सफ़र जब नबी ने किया था, तो वहाँ पर ताइफ एक मशहूर जिक्र आता है। नेक्स्ट हुआ कैसाब्लांका में। अब कैसाब्लांका एक तो सखी हसन पे हॉल है नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ, कैसाब्लांका मैरिज हॉल एक वो है, तो कैसाब्लांका किसी के नाम पर है, कैसाब्लांका। कैसाब्लांका इज़ एक्चुअली अ सिटी ऑफ मोरक्को, मोराकिश का एक शहर है कैसाब्लांका। और एक कैसाबियांका है। कैसाबियांका एक पोम है जो मैट्रिक में आपने पढ़ी थी इंग्लिश के अंदर, कैसाबियांका। वो एक बच्चा था जो कश्ती में खड़ा हुआ था। कुवैत सिटी कुवैत के अंदर है। कुवैत तो छोटा सा एक ही कंट्री है कुवैत, और एक ही शहर उसके अंदर है। कराची शहर से भी छोटा है कुवैत, पूरा कंट्री, तो उसके अंदर एक ही शहर है, कुवैत सिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट करेंसी उसी की है ना, कुवैती दिनार सबसे ज़्यादा ऊपर है। नेक्स्ट डकार में हुआ। डकार इज़ द कैपिटल ऑफ सेनेगल, एक अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री है सेनेगल, फुटबॉल भी खेलती है ये। तो सेनेगल का कैपिटल है डकार, यहाँ पर हुआ था। फिर कैसाब्लांका में एक बार हुआ मोरक्को में, फिर तेहरान में हुआ ईरान की कैपिटल, फिर दोहा में हुआ। दोहा कतर का कैपिटल है, कतर भी मुस्लिम कंट्री है, गल्फ़ कंट्रीज़ में आता है। अभी वर्ल्ड कप जो है ना फीफा का कतर में ही है, इस साल नवंबर में जो स्टार्ट हो जाएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप। उसका पुत्राजाया में हुआ। पुत्राजाया मलेशिया में, मलेशिया का कैपिटल नहीं है लेकिन ये मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर। पुत्राजाया एक अलग शहर है, वहाँ पर हुआ। फिर डकार में हुआ सेनेगल में। फिर लास्ट 2013 वाला कहाँ हुआ, कायरो, काहिरा में हुआ। काहिरा जो कि मिस्र में। तो ये अलग अलग मैंने आपको बताया कि मतलब अलग मुस्लिम कंट्री में ये चेंज करके करते रहते हैं अलग अलग। ठीक है, डिपेंड्स है, बस कुछ याद रखो ना रखो, सेकंड याद रखना है। पेपर में क्या है सेकंड इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में हुई, लाहौर में हुई थी। ये पूछेंगे, बाकी ये नहीं पूछते इतना, जो कि इतना सारा कौन याद करता है। ऐसे मैंने बता दिया कि जैसे याद रख लेकर याद करना चाहते हैं, नहीं याद है तो बस कम से कम एक तो याद रखें कि लाहौर में ये वाली हुई थी, बाकी अलग अलग जगहों पर होती गई। ये वो पिक्चर से कुछ ना 1974 के इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस के, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बड़ी अच्छी पिक्चर मुझे इंटरनेट से मिली थी तो मैंने लगा दी इसमें। तो जुल्फ़िकार भुट्टो है ये, ठीक है। वैसे तो फांसी दे दी गई है इनको, लेकिन कहा जाता है कि अब तक ज़िंदा है ये, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये जुल्फ़िकार भुट्टो है। इनके दौर में ही क्या हुआ था भाई कि ये 1974 में ये प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिस दौर में OIC हुई थी। ये कौन है, ही इज़ कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी। ये कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी हैं, लीबिया के प्रेसिडेंट थे ये। इन्हीं के नाम पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है लाहौर में, जहाँ मैच हुआ कल फाइनल, जीत भी गई लाहौर उसको। तो लाहौर में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो इनके नाम पर है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी। अगरचे इनको बाद में अमेरिका ने इनको मार दिया, ठीक है, बड़ा ब्लास्ट करके लीबिया में। और ये तो आप जानते होंगे, इनको अगर शक्ल दिख रही है इनकी, तो किंग फैसल पता था ना मैट्रिक में, किंग फैसल, बादशाह फैसल, ये सऊदी अरब के बादशाह थे। तो 3 बड़े पर्सनालिटीज़, और ये बैठे हुए क्या बादशाही मस्जिद के अंदर। बादशाही मस्जिद में जुमे की नमाज़ उन्होंने साथ में मतलब पढ़ी थी सबने, तमाम कंट्री के लीडर्स ने। और बड़ा मतलब बेहतरीन एक मंजर था बादशाही मस्जिद के अंदर कि इतने बड़े बड़े लीडर्स एक साथ नमाज़ पढ़ रहे थे बैठ कर। ठीक है, तो बादशाही मस्जिद में बैठे हुए खुतबा वगैरह सुन रहे शायद। ठीक है, तो शाह फैसल भी आए थे उसमें। और ये एक और पिक्चर मुझे मिली है, वही उसी की कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जो है, ये शख्स को अगर आप जानते हैं तो ये शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का नाम अगर आपने सुना है तो ये अवामी लीग के लीडर थे, नेशनल अवामी लीग के, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था। तो 1971 में पाकिस्तान जब बांग्लादेश से अलग हुआ था ना,
तो ये ही वॉज द मेन पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान, नाम सुना होगा आपने कभी इनका। इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना मोइन, जो भी इस वक्त प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश की, प्राइम मिनिस्टर है सॉरी। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब थे 1971 से ना, कि मतलब नहीं मिलना चाहते दूसरे से, देखना भी नहीं चाहते। जाहिर सी बात एक कंट्री टूटा था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्पेशली इनवाइट किया था शेख मुजीबुर रहमान को, आप आएँ और हम दोस्ती कर लेते हैं आपस में दोबारा से। तो इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान आए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर, और OIC में 1974 में लाहौर आए थे। और यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो बजाया जा रहा था उनका कौमी तराना, नेशनल एंथम बांग्लादेश का। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का कौमी तराना बजाया गया। आमिर सुनार बोंगला, ये पूरा नाम है इसका, आमिर सुनार बोंगला से स्टार्ट होता है। मतलब मुझे बहुत प्यार है बांग्ला से, इस तरह से है। मतलब ये हुआ था कि ताकि वेल विशिंग थाट से स्टार्ट हो सके। जैसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा था मैं, ठीक। मतलब PhD भी इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको समझो तो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश सब इंटरेस्टिंग है, समझने पे आओ तो। समझने में नहीं आओ तो सब मुश्किल। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी है ECO, इको जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये लास्ट है और 4 मिनट भी बाकी है क्लास खत्म होने, तो बस आखिरी चीज़ देख लेते हैं। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थी, कैसे बनी, क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने। जुलाई 1964 में रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज लेड बाय पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। RCD जिसको हम कहते हैं, RCD रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। जुलाई 1964 में 3 कंट्री ने मिलकर ये बनाई, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। इन तीनों के बीच एक मुआहदा हुआ था और उसकी एक RCD हाईवे बड़ी मशहूर है, RCD शाहरा बलूचिस्तान के अंदर, RCD हाईवे कहते हैं उसको। ईरान जाने के लिए रास्ता होता है ये चमन बॉर्डर से। तो वो 3 कंट्री के मिलाप से मिलकर बनी थी, पाकिस्तान, ईरान और टर्की। तीनों मुस्लिम कंट्री हैं। इट हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इको कहा जाता है। पहले RCD कहा जाता था, तो RCD से इसका नाम चेंज होकर हो गया ECO, एक ही चीज़ है। द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन Feb 1992 एट तेहरान। पहली मीटिंग इसकी ईरान में हुई थी फरवरी 1992 में। और मेंबरशिप टू 4 न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन स्टेट्स। और इसी 1992 में क्या हुआ था, इन 3 कंट्री के अलावा 4 और कंट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कॉन्फ्रेंस में, मतलब एंटर कर दिया गया था। वो 4 कंट्रीज़ कौन सी थी, क्योंकि 92 में आपको पता है कि 1991 में सोवियत यूनियन टूटा था, तो बहुत सारे कंट्री, 14 कंट्री से अलग हो गए थे, 14 कंट्रीज़, जिनमें से यूक्रेन अलग हुआ था, जिसकी क्राइसिस मैंने अभी आपको बताई, जो उस साइड पे अलग हुआ था, यूरोप साइड पे। और एशिया साइड पे बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है ना वो सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट हो गए थे, जिनमें से ये नाम लिखे हैं, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। इन चारों को इको के अंदर एंटर कर दिया गया, मतलब इनका पार्ट बना लिया गया। द नेक्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 28 नवंबर 1992 एट इस्लामाबाद। अगली फिर मीटिंग जो है वो फिर इस तरह से 28 नवंबर 1992 को हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान में। और अफगानिस्तान एंड रिमेनिंग 2 सेंट्रल एशियन कंट्री, कज़ाकिस्तान एंड किर्गिस्तान वर आल्सो मेड मेंबर। और इसमें क्या किया, अफगानिस्तान को और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्री देखो 1 2 3 4, अब ये 5वीं और ये 6ठी, टोटल 6 कंट्री हैं जो कि हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो जो बाकी जो 2 सेंट्रल एशियन कंट्री थी, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, इनको भी क्या किया गया, सेकंड बार जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो इनको एंटर कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान, ईरान, टर्की के अलावा फिर पहले वो 4 कंट्री हैं पहले मीटिंग में, फिर 2 कंट्री अफगानिस्तान और बाकी और 2 जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वो भी आ गए। और इस तरह से जो है वो ये कंप्लीट इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी, जिसमें एक दूसरे के इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए और माशी तौर पर एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, तो RCD थी जिसका नाम बाद में इको हो गया। बस समझ आ गए। बस ये है कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट्स है जो मुझे दिखे MCQs के हवाले से, तो वो आपको याद रखना है ताकि MCQs अगर आ सके इसका पेपर में तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और ये मैं 10 चूँकि बच्चे में देखता हूँ ना 5 ईयर 10 ईयर उठा रहे होते हैं PhD के लिए, बट इसको भी हर सब्जेक्ट को जिस तरह पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़ना चाहिए कि बात क्या हो रही है, पता तो लगे ना। कोई मुश्किल बात थी, 4 ही ऑर्गेनाइजेशन थे, UNO के बारे में बात किया, NAM के बारे में बात किया और साथ में OIC और ECO, बस और क्या, बस 4 ही चीज़ें तो पढ़नी थी और क्या पढ़ना था। क्लियर है ये सब।